जय गणेश जी। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, हम और आप दोनों लोग यानी कि मैं और आप मिलके जब हम बन रहे हैं तब हम लोग मिलकर ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, अपने ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग राशियों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक 2 राशियां हो चुकी हैं, तीसरी राशि को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब ये तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि यानी 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन या जेमिनी। जेमिनी या मिथुन राशि को तीसरे नंबर की राशि कहा जाता है। तो तीसरे नंबर की राशि जब आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हो तब आपकी लग्न कौन सी होगी? मिथुन लग्न होगी। और जब आपका चंद्रमा 3 नंबर वाली जगह पर बैठा हो तब आपकी राशि कौन सी होगी? मिथुन राशि होगी। यदि आपकी लग्न भी मिथुन है और आपकी राशि भी मिथुन है तो जितने भी विशेषताएं या गुण हम इस राशि में बताएंगे वो सारी की सारी आपके व्यक्तित्व में मौजूद होंगी। यदि आपकी लग्न मिथुन है और राशि कोई दूसरी है तब आपके व्यक्तित्व में इन गुणों का 50% मौजूद होगा, क्योंकि लग्न के 50% गुण होते हैं और राशि के 50% गुण होते हैं। उसी के अनुसार हम इनका बंटवारा करते हैं, हम इनको समझते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है और हमारे ऋषि मुनियों ने कितने तप के पश्चात इसको जन्म दिया है कि हमारी आने वाली संततियां अपने जीवन को लाभप्रद और सुखद बना सकें। किस तरीके से सुखद बनाएंगे? कैसे आध्यात्मिक सुखद बनाएंगे? कैसे व्यवहारिक सुखद बनाएंगे? कैसे भौतिक बाध्यता लाएंगे? कि जिनको भौतिकवादी युग में सफल बनना है तो वो किन ग्रहों की उपासना करेंगे, किन देवताओं की उपासना करेंगे? जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है या आध्यात्म की तरफ जाना है तो वो किन ग्रहों से मिलेंगे, कैसे संबंधित होंगे? ये सारी की सारी चीजें ज्योतिष में स्पष्ट रूप से व्याख्यायित की गई हैं। इनकी व्याख्या के अनुसार एक एक शब्द ऐसा है जो आज भी प्रासंगिक है और सालों साल, वर्षों या कालातीत है। ये काल से परे है। काल अगर ऐसी स्थितियां आ जाएं कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक प्रलय आ जाए और फिर भी यदि ये ज्ञान बचा रह जाएगा तो बाद में आने वाले लोगों के लिए भी ये उपयोगी होगा। ये मान लीजिए ये कालातीत ज्ञान है, काल से परे है ये ज्ञान। ये समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है। समय और स्थान के साथ इसकी व्यवहारिकताओं में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन ज्ञान वही रहता है और उन्हीं स्थितियों में। इसकी ज्यादा व्याख्या हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में की है। यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं यहां मिथुन राशि पर। मिथुन राशि हमने आपको बताया था कि मिथुन राशि कोई भी राशि है वो 2.25 नक्षत्रों के मिलने से बनती है। तो 2.25 नक्षत्र इसमें कौन कौन से हैं? उन नक्षत्रों के नक्षत्रपति कौन हैं? इस राशि का राशिपति कौन है? और ये कौन सी राशि है? इस सारी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पिछली राशि में मृगशिरा के 2 चरण चले गए थे, तो मृगशिरा के अब 2 चरण बचे हुए हैं। तो इस राशि में मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वस के 3 चरण से मिलकर यह राशि बनती है। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। तो इन 9 चरणों के मिलने से
एक राशि बनती है तो 2 चरण हमको कहां से मिले? मृगशिरा से मिले, 4 हमको आद्रा से मिले और 3 हमको पुनर्वस से मिले। तो कितने हो गए? 9 हो गए। चलिए, हमने पिछली बार आपको बताया था कि मृगशिरा नक्षत्र का जो नक्षत्रपति हैं वो है मंगल। तो मंगल के नक्षत्र के हमने 2 चरण लिए। आद्रा के नक्षत्रपति हैं राहु, तो राहु के हमने 4 चरण लिए। और पुनर्वस के हमने कितने लिए? 3 चरण लिए। और पुनर्वस के नक्षत्रपति कौन हैं? गुरु हैं, यानी बृहस्पति हैं। तो इस तरीके से इस राशि में मंगल का भी प्रभाव दिखाई देता है, राहु का भी प्रभाव दिखाई देता है, गुरु का भी प्रभाव दिखाई देता है। तीनों के प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं। और इसके राशिपति कौन हैं? इसके राशिपति हैं बुध। इसके राशिपति हैं बुध। कभी कभी माना जाता है कि इनके राशिपति राहु हैं, लेकिन राहु नहीं, इनके राशिपति बुध हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन में हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग सीधे जानते हैं कि मिथुन राशि के राशिपति बुध होते हैं। और ये राशि कौन से स्वभाव की है? इस राशि का स्वभाव क्या है? ये राशि द्विस्वभाव राशि है। कौन सी है? द्विस्वभाव। यहां आप देख लीजिएगा, इस पे हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, कौन सी राशि चर है, कौन सी अचर है, कौन सी द्विस्वभाव है और द्विस्वभाव राशि का क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन यहां समझ लीजिए, द्विस्वभाव राशि ऐसी होती है, ना चर होती है ना स्थिर होती है, वो स्थिति अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेती है। जैसी स्थितियां होती हैं उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। तो मिथुन राशि में मंगल के भी गुण हैं, मूलतः इसमें राहु के गुण हैं, राहु के साथ इसमें गुरु के गुण हैं और गुरु के साथ इसमें किसके? बुध के गुण हैं। बुध कौन है? राजकुमार है। तो ये राजकुमारों के तरीके से होते हैं, ठीक है। और राजकुमार जल्दबाज होता है, कुमार होता है, बच्चा होता है। तो बच्चों में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं? जल्दबाजी की होती हैं, वो जल्दबाज होते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं क्यों होती हैं, किस गुण के कारण होती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो चूंकि राशि स्वामी इसका बुध है और बुध क्या है? राजकुमार है। तो राजकुमार, अब आप किसी राजकुमार के बारे में सोचिए कि राजकुमार कैसे होगा और राजकुमार क्या करेगा, किन स्थितियों में। तो सबसे पहली इसकी विशेषता होती है मिथुन राशि की कि ये सुख भोग, ऐश्वर्य और सुंदरता के प्रति अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। क्या करते हैं ये? सुख के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और उस सुख को भोगने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। और जो ऐश्वर्य है उसको पाने की, उसको स्थिर रखने के लिए लालायित भी होते हैं। और सुंदरता इन्हें जहां मिले, प्रकृति में मिले, तो ये प्रकृति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों में मिले तो ये मनुष्य के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रकृति प्रेमी के साथ साथ ये ऐश्वर्य और सारी चीजों को अपने साथ अनायास मिला लेते हैं या अनायास उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इनका व्यक्तित्व भी ऐसे ही सुंदर होता है। सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं तो ये सुंदर लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट भी कर लेते हैं, आकर्षित भी कर लेते हैं। नंबर 2, अब चलते हैं सीधा कि इनमें क्या विशेषता होती है, स्पेशलिटी इनकी क्या होती है।
तो इनकी स्पेशलिटी होती है इंस्टेंट आंसर करते हैं। ये क्या करते हैं? इंस्टेंट आंसर करते हैं। इंस्टेंट आंसर करके ये लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे कि ये हाजिर जवाब होते हैं। हाजिर जवाब होने के कारण ये बोलकर, ये तुरंत जवाब देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में इनको महारत होता है। क्यों? इनका दिमाग इतना तेज क्यों चलता है? एक तो बुद्धि के कारक बुध इस राशि के राशिपति हैं। दूसरा, नक्षत्र स्वामी पुनर्वस। पुनर्वस के नक्षत्र स्वामी कौन है? गुरु। गुरु होते हैं। तो गुरु जहां पर भी होते हैं ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। तो ज्ञानी तो इस राशि वाले हो ही जाते हैं। ज्ञान के साथ साथ बुध यानी बुद्धि के देवता। दूसरा, गुरु के साथ राहु। जब बुध के साथ राहु आ जाते हैं तो राहु यहां पर उच्च के हो जाते हैं। राहु जब उच्च के हो जाते हैं तो राहु को सबसे अच्छा मिथुन राशि में ही लगता है। जब मिथुन राशि में राहु होते हैं तो वो अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि माया करने में बुध की इस राशि को महारत हासिल होता है। और इस राशि के जातक कहीं ना कहीं माया करने में, दूसरे लोगों को प्रभावित करने में बहुत महारत ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले अपने विशेषता की ओर। अगली विशेषता जो है वो है धार्मिक कार्यों में रुचि लेने की। क्या है? धार्मिक कार्यों में रुचि लेने की। ये जातक धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐश्वर्य और भोग और इसमें चरम पर होते हैं। जब ये चरम पर होते हैं तब ये क्या करते हैं? विपरीत के प्रति आकर्षित होते हैं। इन्हें लगता है कि ऐश्वर्य, सुख और भोग ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसका विरोधी क्या है? इसका विपरीत क्या है? धार्मिक। तो ये धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने लग जाते हैं और यहीं से इनकी धार्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि एक ऋषि जो पहले डाकू हुआ करते थे, डाकू होने के पश्चात वो क्या हुए? वो ऋषि बन गए, साधु बन गए। तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि के बारे में कई बार हम आपसे चर्चा करते हैं कि कहां वो डाकू थे, कहां वो एकदम क्रूर थे, और क्रूर के पश्चात जब वो उन्होंने क्रूरता की अपनी सारी सीमाएं देख ली, उसके पश्चात उन्हें लगा कि नहीं, हमें क्रूरता छोड़ देनी चाहिए, और वो धार्मिक हो गए, सन्यासी हो गए और जीवों का परोपकार करने लग गए। तो ऐसी ही स्थितियां होती हैं। जब आप वो सारी चीजें एंजॉय कर लेते हैं तो आप दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अपने से विपरीत विचारों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए ये सुख, भोग, ऐश्वर्य सारी चीजें करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। चलिए हम लोग अगली विशेषता इसकी देख लेते हैं कि ये सदैव स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं। जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं, ये अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं या अपने स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? नहीं समझ में आया? ये अपने आप को टिप टॉप रखते हैं। इनको देखने से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अभी सो कर आए हैं या अभी ये अव्यवस्थित हैं। जब भी ये घर से बाहर निकलेंगे या घर से किसी अन्य व्यक्ति के सामने जाएंगे, अपने आप को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित होने के पश्चात ही ये लोगों के सामने जाते हैं। यानी कि जब लोगों को ये देखेंगे तो ये हमेशा टिप टॉप दिखाई देंगे। क्यों? राहु क्या है? माया है। तो राहु के माया वाले गुण इनके अंदर व्यवस्थित होते हैं। घर में चाहे जैसे भी रहें, घर से जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं
तुरंत से व्यवस्थित हो जाते हैं और जब किसी के सामने होते हैं तो पूरी तरीके से व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ये गुण है मिथुन राशि के जातकों का या मिथुन लग्न के जातकों का। ठीक है, चलिए हम लोग अगली इसकी विशेषता देख लेते हैं या अगला गुण देख लेते हैं कि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की इनमें विशेष योग्यता होती है। यदि ये नेता हो जाएं, यदि ये अभिनेता हो जाएं, तो ये लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं अपनी ओर। लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, इनके बोलने की शैली से, इनके बातचीत करने की शैली से, इनके रहने की शैली से। बहुत सारे लोग इनकी स्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत लोग इनके बातचीत करने की शैली फॉलो करते हैं। और ये आती कहां से है? क्योंकि शैली फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी फॉलो कर रहे हैं लोग, तो ये दे कौन रहा है? ये बुध दे रहा है। ये माया कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल क्या है ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा ग्रह दे रहा है? ये राहु दे रहा है। राहु के साथ ये सारा कार्य करने में इनको पराक्रम लगाना पड़ेगा। तो पराक्रम कहां से आ रहा है? मंगल से आ रहा है। 2 चरण मृगशिरा के भी हैं इसमें, तो मृगशिरा के मंगल के कारण इनमें पराक्रम भी हो रहा है। उस पराक्रम के कारण इनकी एक व्यवस्थित व्यक्तित्व दिखाई देता है। और गुरु के ज्ञान के साथ बुध की बुद्धि और गुरु का ज्ञान, राहु की माया और मंगल का पराक्रम मिलकर एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाता है। और उस अद्भुत व्यक्तित्व के कारण लोग इनसे तेजी से आकर्षित होते हैं। कोई इनकी बात से, कोई इनकी स्टाइल से, कोई इनके रहन सहन से, कोई इनके ज्ञान से, यानी कि इनके फॉलोअर बहुत होते हैं। विद्वान व्यक्ति भी होते हैं, गरीब व्यक्ति भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, सारे लोग इनके फॉलोअर होते हैं। चलिए अगली चीज है कि ये राजनीति में चतुर होते हैं। कैसे व्यक्ति को प्रभावित करना है, हमने आपको अभी बताया था। राजनेता बन जाएं तो बहुत अच्छा, अभिनेता बन जाएं तो उससे भी अच्छा। वो अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। और ये कहां से आता है? ये राहु से आता है। राहु के आर्द्रा नक्षत्र के हमने 4 चरण लिए हुए हैं। 4 चरण आर्द्रा नक्षत्र के हैं इसमें। तो राहु, गुरु, मंगल और बुध, सारे लोग इसमें, इसीलिए इसको श्रेष्ठ राशियों में भी रखा जाता है। खैर, हमने आपको बताया ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का मतलब है ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को में बदलाव भी कर लेते हैं, चतुर होते हैं, ये हमने आपको बताया ही। अगला है दृढ़ संकल्पित तथा धार्मिक होते हैं। धार्मिक हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें अपनी प्रयोग करने के बाद धर्म की तरफ जाते हैं और इसीलिए ये धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके साथ इनका सबसे बड़ा इनके व्यक्तित्व की चीज होती है कि ये दृढ़ संकल्प होते हैं। मंगल से पराक्रम मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है। तो मंगल और गुरु के ज्ञान के साथ बुध की बुद्धि मिली, तब ये दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। और इनके दृढ़ संकल्प के आगे बहुत सारे लोग, लेकिन मेन चीज इसमें क्या होती है? इनमें इंद्रिय लोलुपता चरम पर होती है। क्या होती है? इंद्रिय लोलुपता चरम पर होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंद्रिय लोलुपता इनमें चरम पर होती है और कहीं ना कहीं जब ये डूबते हैं तो इसी इंद्रिय लोलुपता के कारण ही इनको अपमान सहन करना पड़ता है कभी कभी। चलिए और देखते हैं कि ये बुद्धिमान होते हैं। बुद्ध के कारण ये जबरदस्त बुद्धिमान होते हैं, आकर्षक होते हैं। गुरु वहां पे बैठा हुआ है तो गुरु के कारण ये आकर्षक भी होते हैं। तो बुद्धिमान होते हैं, आकर्षक होते हैं और चतुर होते हैं। बुद्धिमान, आकर्षक, चतुर, ये सारी चीजों का जब मिश्रण हो रहा है तो सोचिए आप वो व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली चीज।
अगला है कि ये महफिल को लूट लेते हैं, महफिल को लूट लेते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी चीज बता रहे हैं कि महफिल को लूट लेते हैं? अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे ये महफिल को लूट लेते हैं। पहले अगर ये कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो शांति से चीजों को सुनते हैं और उन्हीं की सुनी हुई चीजों को एक दूसरे में मिला के उसका नया समन्वय करके ऐसी माया करते हैं। राहु के 4 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण लिए हुए हैं, तो राहु के प्रभाव से ये उस समय ऐसी माया कर देते हैं कि उस जगह जितने लोग बैठे होते हैं वो सारे के सारे दूसरों की मेहनत के बाद भी प्रशंसा इन्हीं की करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? महफिल को लूट लेना, या कह लीजिए थोड़े से ज्ञान पर भी अभिव्यक्ति बहुत आकर्षक होती है, जिससे ये लोगों को प्रभावित करने में महारथी होते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। क्योंकि राहु इस राशि में उच्च के हो जाते हैं, कई विद्वान तो कहते हैं ये राहु की ही राशि है, या राहु को यहां बहुत अच्छा लगता है बुध के साथ उन्हें माया फैलाने में, अपनी माया करने में। अब आपको बता दें कि राहु क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी राहु ही है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। मैं आपके घर पे उपस्थित नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इंटरनेट के माध्यम से। या आप फिल्म देख रहे होते हैं, ये भी राहु है। आप टीवी देख रहे होते हैं, ये भी राहु है, क्योंकि राहु क्या है? माया। माया क्या होती है? जो चीज जहां पर ना हो वहां पर दिखाई दे तो उसको हम माया कहते हैं, क्योंकि यथार्थ में वो वहां नहीं है लेकिन वहां दिख रही है, इसलिए उसको हम माया कहते हैं। और माया कौन करता है? राहु महाराज करते हैं। तो राहु चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, और बुध के साथ जब मिलते हैं तो ये जबरदस्त माया करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी अगली विशेषता देख लेते हैं कि ये परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति होगी, यदि कोई डांट देगा तो ये चुप हो जाएंगे, उससे झगड़ा नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर उसकी बात को काट के अपने तर्कों से उसको सिद्ध करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मेष वाले को अगर किसी ने डांट दिया तो वो उसको थप्पड़ मार के ही आएगा, क्योंकि मंगल उसमें ज्यादा प्रभावशाली है। यहां कौन प्रभावशाली है? बुध है। बुध क्या है? राजकुमार है, बालक है, बच्चा है, नपुंसक है। तो वो क्या करेगा? परिस्थिति के अनुसार, जब उसको परिस्थिति लगेगी कि हां फेवरेबल है, तब चढ़ के मार देगा। लेकिन जब परिस्थिति लगेगी कि नेगेटिव है तो अपने आप को 2 कदम पीछे भी खींच लेगा, यानी कि स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। और हां, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विश्वास पात्र बहुत नहीं होते हैं, अपना वादा बहुत ज्यादा नहीं निभाते हैं, वादे से कब पीछे हट जाएं, 2 कदम ले लें, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों पर विश्वास उतना आंख बंद करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो बुद्धि के अनुसार ही। ऐसा नहीं है कि आप, एक नियम है कि जो व्यक्ति कोई चीज अगर आपको रखने के लिए दे तो आप जब वो मांगे तब आपको वापस कर देना चाहिए। ठीक है, वृषभ वाले में मैंने बताया था कि आपके पास यदि कोई बंदूक रखने आया है, रख के गया है, और इसके पश्चात उसका झगड़ा हो गया है और वो आता है कि हमारी बंदूक दे दो, तो वृषभ वाला कुछ नहीं सोचेगा, उठा के बंदूक उसकी दे देगा, ले जाओ। लेकिन मिथुन वाला नहीं करेगा। मिथुन वाला देख लेगा कि अरे ये गुस्से में है, गुस्से में है तो जाके ये बंदूक से किसी को मार देगा तो अहित हो जाएगा, ये हमारा मित्र है, इसका अहित नहीं होना चाहिए। तो वो वहां नियम तोड़ देगा और कहेगा नहीं, इस समय बंदूक हम आपको नहीं देंगे। या वो फिर भी झगड़ा करने को कहेगा तो कहेगा बंदूक हमारा बच्चा लेके चला गया कहीं, हमने दूसरी जगह भेज दी, बंदूक है ही नहीं, हम कहां से दे दें आपको।
तो मिथुन वाला व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, नियमों में बंध के नहीं रहता है, नियम तोड़ता है और अपने नए नियम बनाता है, क्योंकि बुध के साथ इसमें क्या है, राहु है। तो राहु किसी भी नियम को मानता ही नहीं है, कभी भी नियमों में बंध के रहना राहु की प्रकृति ही नहीं है। जब राहु, कैसे राहु बना आपको पता है? अमृत पिलाया जा रहा था और अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी आए थे और विष्णु जी देवताओं को पिला रहे थे। अब देवता अलग बैठे थे, असुर अलग बैठे थे, लेकिन राहु ने क्या किया, अपनी लाइन तोड़ी, नियम को तोड़ा और देवताओं के साथ जाके बैठ गया। देवताओं से जब चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु भगवान को बताया कि इन्होंने पी लिया है, ये हमारे बीच में से नहीं है, इन्होंने अमृत पान कर लिया है, तब उनका सर सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने काट दिया। तो आप सोचिए, जब उस समय राहु ने कोई नियम नहीं माने तो आज राहु कैसे नियम मानेगा? आज तो उसने अमृत पान कर लिया है, अमृत पान करने के पश्चात तो अब वो जबरदस्त बलशाली हो गया है। ऐसे बलशाली राहु को किसी भी प्रकार के नियम, कायदे, कानून को मानना स्वीकार ही नहीं होता है। तो ऐसे जातक किसी भी प्रकार के नियम में बंध कर नहीं रहते हैं। सामाजिक नियमों को तोड़ना और नए नियमों का निर्माण करना इनकी आदत होती है, इनके स्वभाव में होता है। और यह चूंकि राशि द्विस्वभाव है, यानी कि कभी स्थिर चल और स्थिर और द्विस्वभाव, मतलब ना तो ये बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और ना ये बहुत स्थिर रहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, दिमाग लगाया, उसके बाद फिर निर्णय लिया, तो ये द्विस्वभाव है, यानी कि ये बदलेगा भी और हो सकता नहीं भी बदले। तो ये स्थितियां इस राशि के जातकों के पास होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जान लेनी चाहिए इस राशि और इस लग्न के जातकों के लिए, कि ये दूसरों को उपदेश देना इनको बहुत पसंद है। दूसरों को उपदेश तुरंत देने लगते हैं और क्या करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने में महारत हासिल होता है इन्हें। ये बहुत अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे साधु हो सकते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। ये सारी चीजें तो हो ही सकती हैं। ये बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझाना, लोगों को उपदेश देना, ये धर्म के बड़े गुरु हो सकते हैं। लोगों को समझाने और समझाने के साथ साथ उन्हें आकर्षित करने में इन्हें महारत हासिल होती है। इन्हें प्रोत्साहित करने में ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। कि साइकोलॉजिस्ट क्या है? एक डिप्रेशन का मरीज आपके पास आया, डिप्रेशन का मरीज आपसे काउंसलिंग करवा रहा है, उस काउंसलिंग के दौरान आप उसके साथ उसको इतना प्रोत्साहित कर देते हैं कि वो पुनः अपनी सामान्य स्थितियों में आ जाता है। तो ऐसे जातक दूसरों को उपदेश देने में और प्रोत्साहित करने में महारथी होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लगातार दूसरों को उपदेश देने लगते हैं, तब लोगों को उनकी बातें पचती नहीं हैं। चलिए, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा मैंने पहले की है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जिन विषयों पर इनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है इनको, उस पर बहुत ज्यादा हो सकता है आर्ट्स का व्यक्ति है, साइंस में चला जाए या चिकित्सीय क्षेत्र में चला जाए, वहां एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में बैठा हो, वो नेता हो, अभिनेता हो, नेता होने के कारण उसको वहां बुलाया गया है और बुलाने के चक्कर में एक्सपर्ट अपना वाद विवाद कर रहे हैं, अपने मत को रख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के उस ज्ञान में से कुछ निकाल के, कुछ खोज के, कुछ ऐसा नया बता देगा कि सारे लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। ये इस
राशि के लोगों में बहुतायत पाया जाता है कि जिन विषयों का इनको ज्ञान भी नहीं होता है उसमें ऐसा कभी कभी बोल देते हैं जिससे लगता है कि अरे ये तो इस क्षेत्र के विद्वान हैं, इस पे इन्होंने बड़ी रिसर्च कर रखी है, लेकिन वाकई में उन्हें कुछ ऐसा रिसर्च नहीं की होती है। ये कहां से आता है? ये गुरु से आता है। बुद्धि के स्वामी हैं बुध, लेकिन ज्ञान के पर्याय हैं गुरु, और गुरु के पुनर्वस नक्षत्र के 3 चरण इसमें हमने लिए हैं। तो गुरु के ज्ञान के बाद ये अपने आप को विद्वान साबित कर देते हैं। और हां, ये तो मैंने बताया ही है कि ये विश्वास पात्र नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इन पर अंधविश्वास नहीं किया जा सकता है। ये अच्छी राशियों में माने जाते हैं, व्यवहारिक होते हैं, ये सारी चीजें इनमें होती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आप निर्धारित कर सकते हैं कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न का जातक हमारे सामने बैठा है तो ये क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या बोल सकता है, और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज मिथुन राशि में यहीं तक। अगले वीडियो में उपस्थित होकर हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे, कर्क राशि के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज हम मिथुन राशि में यहीं तक। हां, जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी अन्य लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है तो वीडियो को शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।